गांव में बैठा 5 साल का लड़का अपने पिता से बिजनेस की बात करता है। अब बिजनेस की बात भी उस दौर में करता है जिस दौर में बिजनेस जैसी चीज को गांव के लोग जाना ही नहीं करते थे। यहाँ पर वो टाटा जैसे नाम को अपनी जिंदगी से जोड़ता है। कहता है कि मैं जो टाटा के ओनर हैं या जो टाटा को चला रहे हैं मैं उनको जानता हूं। अब 5 साल की उम्र, जब तक टाटा को गांव में कोई भी नहीं जानता था। अब कौन टाटा कौन सा गांव, दोस्तों यहाँ पर ये लड़का इस तरह की बातें करता है और घर वालों को हैरान और परेशान करता है। कोई हवा का तीर नहीं है या हवा में घूमी हुई बातें नहीं है। ये बातें वो हैं जो हमें अंदर तक सुन्न कर देती हैं। आज की घटना में एक बहुत अच्छी बात हुई। आज की घटना में जो अच्छी बात है वो आपको बाद में बताऊंगी। यहाँ पर एक और छोटा सा वाक्य आप लोगों के सामने जाहिर करना चाहती हूँ। यही लड़का एक दिन एक शहर में जाता है। शहर में अपने पिता के साथ जाता है। वहां पर भीड़ में इसको एक महिला नजर आती है जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। अब उस महिला के ये पास जाता है और उसके हाथ को कसकर पकड़ता है। 5 साल की उम्र का था। वो महिला बड़ी खूबसूरत थी लेकिन सफेद साड़ी में थी और ना ही उसका साज श्रृंगार था। कोने में ले जाकर कहता है कि जब तेरा आदमी जीवित है तो तू सफेद साड़ी क्यों पहनती है। वो महिला कहती है कि आपको गलतफहमी हुई है। कहां से आए हो, कौन हो? मेरा पति जीवित नहीं है, मुझे सफेद साड़ी पहननी पड़ेगी। मेरा पति इस दुनिया में नहीं है। वो कहता है बक, एक कान पे मारूंगा। तेरा पति जीवित है और तुझे अपना पति अपने सामने नजर नहीं आ रहा। अभी जाओ और अभी एक खूबसूरत सी साड़ी और पूरा साज श्रृंगार करो। तुम मुझसे पहले भी बहुत ज्यादा लड़ती थी और अब भी तुम बदली नहीं हो। और उसका नाम लेकर पुकारता है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि कौन है ये लड़का जो इस तरह की बातें कर रहा है? शहर में कैसे पहुंचा? टाटा जैसे नामी गामी नाम को कैसे जानता है? कैसे उन बिजनेसमैनों को जानता है जो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री कंपनियां चलाया करते थे? बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये घटना बहुत पुरानी है लेकिन इतिहास के पन्नों में ये आज भी अपनी छाप और कहती है कि मेरा वजूद है, मुझे लोग जानते हैं। और दोस्तों आज आपको आत्मा का वो रहस्य बताएंगे क्योंकि इस लड़के ने, जो लोग रिसर्च करते हैं उनसे पूछा क्या हमें दूसरे जन्म में जो जन्म की चीजें याद होती हैं पिछले जन्म की, उनसे कोई फायदा होता है? इसको जो सवाल या जवाब का यानी सवाल का जो जवाब मिला ये उससे संतुष्ट हो जाता है और अपने जीवन को बदलने की कोशिश करता है। वरना ये 30 साल तक ठोकर पर ठोकर खाता है और बहुत ही ज्यादा परेशान, और उसके सवालों के जवाब इसे कहीं भी नहीं मिल रहे थे। इसकी जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी थी। ये पूरा मामला जब आप सुनोगे ना तो आज आप खुश हो जाओगे। आज एक ऐसी कहानी, ऐसी घटना आप लोगों के सामने लेकर आई हूं और टाटा जैसी कंपनी से जुड़े हुए कुछ सबूत भी आप लोगों के सामने पेश करेंगे तो आप कह ही नहीं सकते कि ये घटना नहीं हो सकती। इस घटना की शुरुआत होती है दोस्तों यहाँ पर यूपी के बदायूं जिले में एक बिसौली गांव पड़ता है। बिसौली गांव में यहाँ पर बाके बिहारी शर्मा नाम के, प्रोफेसर बाके बिहारी शर्मा नाम के एक व्यक्ति रहते हैं जिनकी पत्नी गर्भवती होती है। और यहाँ पर अक्टूबर 1944 में इनकी पत्नी एक लड़के को जन्म देती है। ये लड़का जब होता है तो घर में बहुत खुशियां मनाई जाती हैं क्योंकि इस घर का लौता वारिस जन्म ले रहा था, जन्म ले लिया था। घर वाले बहुत खुश होते हैं। धीरे धीरे ये लड़का एक एक दिन कटने लगते हैं और इसकी उम्र बढ़ने लगती है। दोस्तों उम्र बढ़ रही थी और इस लड़के की बातें घर वालों के परे से जा रही थी। यहाँ पर इस लड़के का नाम प्रमोद रखा जाता है। प्रमोद यहाँ पर प्रोफेसर बाके बिहारी शर्मा जी के बेटे थे। और यहाँ पर अब आप सोच कर देखिए, प्रमोद जब धीरे धीरे बड़ा होता है और 2 से 2.5 साल का होता है तो प्रमोद क्या कहता है? प्रमोद कहता है कि मिट्टी के कुछ बर्तन बनाता है। जैसे मिट्टी के ग्लास बनाए, उनमें पानी भरा और मिट्टी के ही बिस्कुट बनाता है, सभी को परोसता है। कहता है कि एक बार देखो ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छा 2.5 साल की उम्र में ही ये कहता है कि बिस्किट सेहत के लिए ज्यादा ठीक नहीं होते और सोडे की भी बात करता है। 2.5 से 3 साल की उम्र में कहता है कि जो सोडा और बिस्किट ये बहुत अच्छी चीजें हैं और हमें हमेशा अपने कदम व्यापार में ही बढ़ाने चाहिए।
पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता, ये इस तरह की बातें करता है। अब आप एक बात बताइए, हमारा 2.5 साल का बच्चा चलने से फिरने से ही बहुत कम फुर्सत उसे मिलती है, यहाँ पर 2.5 साल का बच्चा कह रहा है कि हमें बिजनेस किस दिशा में करना चाहिए। अच्छा, ये मिट्टी की एक दुकान बनाता है, उसके ऊपर धागे बांध कर कहता है कि ये यहाँ पर तार जा रहे हैं, बिजली के तार। अब आप सोचिए, मैं 1944 की बातें कर रही हूँ, उस समय तक गांव तक बिजली का प्रभाव बहुत कम था, बहुत ही ना के बराबर था, उस समय की मैं बात करती हूँ। लेकिन प्रमोद एक हाई जीवन की, मतलब कहते हैं ना कि मुझे आगे बढ़ना है, एक व्यापारी की तरह ये बात करता है। धीरे धीरे ये 3 साल का होता है। अब 3 साल की उम्र में ये जिद करने लगता है और कहता है मैं यहाँ का नहीं हूं, तुम लोग तो बहुत ही गरीब हो, मैं मुरादाबाद का रहने वाला हूँ, मुरादाबाद में मेरी पत्नी है, 3 बच्चे हैं और मैं तो टाटा जैसी कंपनी से संबंध रखता हूँ। अब घर वालों के सर से पर ये बात पिता की समझ में आती है, क्योंकि वो टाटा के नाम को जानते थे, लेकिन कभी गांव से बाहर नहीं गया और इतनी बड़े नाम का ये बात कर रहा है। मामला क्या है? ये कहता है कि हमें बिजनेस करना चाहिए, हम बहुत गरीब हैं, हमें पैसों की व्यवस्था करनी चाहिए, पैसा है तो सब कुछ है। एक बिजनेसमैन की तरह ये बातें करे। ये कहता है कि मुझे मुरादाबाद जाना है, हमारी वहां पर एक फैक्ट्रियां हैं, हमारी कंपनियां हैं, और हम यहाँ पर मोहन ब्रदर्स के नाम से हमारी दुकानें हैं, और यानी फैक्ट्रियां हैं। अरे मेरा तो वहां पर बहुत सारा पैसा है, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। अब पिता इन सारी बातों को नोटिस करता है, नोटिस कर रहा था कि उनका बेटा हमेशा जो बिस्किट बनाया करता था, ये कहता है कि हमारी जो शॉप है, जगह जगह कई जगह बताता है, उनमें यहाँ पर जो सोडा होता है, जो सोडा आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ, और बिस्किट के बारे में बात करते हैं, सोडा वाटर बिस्किट इस तरह की ये बात करता है। कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा, हम तो 3 भाई हैं और मैं मेहरा खानदान से आता हूँ। अब इसने मेहरा का नाम लिया, ये भी कोई जानी मानी हस्ती होगी, लेकिन परिवार को नहीं पता था। दोस्तों, मुरादाबाद, अब पिता इसकी बातों को एक साइड करता है कि बच्चा है, ऐसी वैसी बातें कर रहा है, पिता नहीं मानता है। अब यहाँ पर जो प्रमोद होता है वो कहता है कि नहीं, मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा, भाई मेरा बिजनेस शुरू कराओ। माँ कहती है कि मेरे लाडले, अगर तुम पढ़ने नहीं जाओगे तो फिर तुम्हारी शिक्षा अधूरी रह जाएगी। अपनी माँ से कहता है कि माँ, पढ़ने लिखने में कुछ नहीं है, अपने बिजनेस में जो मजा है वो किसी चीज में नहीं है। आज आप टाटा को देखो, आज यहाँ पर आप बिरला को देखो, यानी बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम ले रहा था। दोस्तों, जब ये इस तरह की बातें करता है तो इसकी माँ कहती है कि देख मेरी बात सुन, आज हैं LKG UKG नर्सरी, ये सारी चीजें आज हैं, लेकिन उस समय पर पहली और दूसरी और तीसरी क्लास रहा करती थी। वो कहती है कि अगर तुमने पहली क्लास को पास किया ना तो मैं तुझे जरूर मुरादाबाद लेकर जाऊंगी, पक्का, ये मेरा वादा, तेरी पत्नी से जरूर मिलाऊंगी। अब वो इसी चाह में स्कूल जाने लगता है, स्कूल जाता है, अच्छी अच्छी पढ़ाई करता है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो बाके बिहारी शर्मा है, वो अपने एक दोस्त रघुनंदन, जो यहाँ पर रघुनंदन होते हैं, वो यहाँ पर मुरादाबाद में रहते थे। अब रघुनंदन आ जाते हैं एकदम से इनके घर पर जब ये लड़का करीबन 5 साल का हो जाता है, क्योंकि बाके बिहारी भी ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसा व्यक्ति मुझे मिले। तो उनकी समझ में आता है कि रघुनंदन इनके घर पर आते हैं एकदम बिना बताए ही। तो यहाँ पर बाके बिहारी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि रघुनंदन, तुम बहुत अच्छी समय पर मेरे घर में आए हो। और यहाँ पर वो सारी ही बातें अपने बेटे की बताता है, क्योंकि इनका बेटा जो प्रमोद है वो कहता है कि दही नहीं खानी चाहिए, दही से मृत्यु होती है, बाथ टब में नहीं नहाना चाहिए। आप समझ रहे हो ये कैसी लग्जरी लाइफ जीता था। ये कहता है कि उसमें भी मृत्यु हो जाती है, और दही से तो बिल्कुल ही मर जाते हैं, और दही तो बिल्कुल ही जीवन में सही नहीं है। अब यहाँ पर ये जो बाके बिहारी है अपने दोस्त यहाँ पर रघुनंदन को सारी बातें बताता है कि भाई ऐसे ऐसे इसने कहा है कि मुरादाबाद में कोई मेहरा परिवार है जिनकी मोहन ब्रदर्स के नाम से, क्योंकि पिता ने सारी चीजें नोट करके रख ली थी। इस बात को सुनकर जो यहाँ पर रघुनंदन होता है वो कहता है कि अरे ये तो मेरे जानकार हैं। ये बात इत्तेफाक से, देखिए, भगवान मिलाना चाहता है, जब आपके सवालों के जवाब देना चाहता है तो हर रास्ते से हर रास्ता निकालता है। अब यहाँ पर जब पता चलता है एक पिता को, तो वो कहता है कि भाई तू मेरा एक काम कर सकता है, मेरा बेटा अब सोता भी नहीं है, दूध को हाथ नहीं लगाता है, और दही को भी हमें खाने नहीं देता है, घर में बिस्किट जैसी बात करता है, सोडा जैसी बात करता है। अब आप सोचिए कि कहाँ बिसौली गांव और कहाँ पर मुरादाबाद,
वो उस जगह की दुकान के बारे में बात करता है। रघुनंदन जो होता है वो तुरंत जब यहाँ पर ये प्रमोद जो होता है 5 साल की उम्र में 5वीं में चल रहा था, जब ही एडमिशन होता था, आप लोगों को पता है। अब यहाँ पर रघुनंदन इसी घर में, इसी परिवार में, इसी खानदान में जो मेहरा परिवार है इसमें पहुंच जाता है। यहाँ पर प्रमोद ने बताया था कि हम 3 भाई हैं हम, और तीनों की ही संतान है, इसने ये सब कुछ कहा था। रघुनंदन वहां पर पहुंचकर कहते हैं कि आपके परिवार का कोई सदस्य है, यानी आपके परिवार का जो दही से जिनकी मृत्यु होती है, जिनका नाम यहाँ पर परमानंद मेहरा था, उसने जन्म लिया है बिसौली गांव में, और वो एक गरीब इंसान के घर में है, मतलब बीच का इंसान है, ज्यादा ऐसी चीज नहीं है। और प्रमोद उसका नाम है और वो आप सभी लोगों को याद करता है। अब मेहरा परिवार को जैसे ही ये खबर मिलती है, मेहरा परिवार की जो इच्छाएं हैं, उत्सुकता है जो, वो बढ़ने लगती है। भाई ये क्या मामला है, क्या सच में ही यहाँ पर परमानंद ने दूसरा जन्म ले लिया है, ऐसा हो सकता है? अब मेहरा परिवार तीनों भाई अपने भाई से, यानी 2 भाई रह गए थे, 3 भाइयों का जिक्र करता है, माँ बाप सभी जीवित थे। परमानंद हैं जो बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए थे। अब यहाँ पर पूरा परिवार इकट्ठा होता है और ये पहुंचता है बिसौली गांव में। भाई उन्हें यहाँ पर प्रमोद से मिलना था, यानी परमानंद से मिलना था, परमानंद मेहरा से। पूरा परिवार जाता है, लेकिन इत्तेफाक से उस दिन प्रमोद अपने घर पर नहीं होता है। प्रमोद जब घर पर नहीं होता है तो ये परिवार उदास हो जाता है, लेकिन ये परिवार जानकारी जानना चाहता था, जो सटीक बातें यहाँ पर प्रमोद ने पूरे परिवार को बता रखी थी। अब माँ से पूछताछ करता है तो माँ कहती है कि जी वो बताता है कि 3 भाई हैं, क्योंकि अपनी माँ से वो अक्सर घंटों घंटों तक बातें किया करता था, रात के वक्त सोता नहीं था, हमेशा बिजनेस की बातें किया करता था, अपनी दुकान की बातें किया करता था, सोडा और बिस्किट की बातें किया करता था। उसे पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था, उसकी जिंदगी में केवल अपनी दुकान, अपने बच्चे और अपना बिजनेस और अपने भाई, इस परिवार से उसे कुछ भी लेना देना नहीं था। अब यहाँ पर जब परिवार इन सारी बातों को सुनता है, क्योंकि वो पड़ोसियों के बच्चों को भी बिजनेस के बारे में बहुत सारा ज्ञान देता था, जब वो सभी से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि कैसे कोई सटीक यहाँ पर मोहन ब्रदर्स के बारे में बता सकता है, पक्का ये हमारा ही यहाँ पर जो परमानंद है वही जन्म लेकर आया है प्रमोद के रूप में। दोस्तों ये परिवार बड़ा उदास और मायूस और कहता है कि हम वादा करते हैं दोबारा हम प्रमोद से मिलने के लिए जरूर आएंगे। और यहाँ से ये पूरा मेहरा खानदान चला जाता है। मेहरा खानदान जब चला जाता है और प्रमोद जब घर आता है और उसे पता चलता है अपने दोस्तों से कि उसका पूरा परिवार उससे मिलने आया, तो यहाँ पर प्रमोद पूरे घर में तांडव मचा देता है। बाबूजी आप मुझे लेकर क्यों गए? मेरी माँ आई होगी, मेरे भाई आए होंगे, मेरे बच्चे आए होंगे, मुझे तो वहां पर जाना है, मैं तो वहां पर जरूर जाऊंगा। अब ये घर में किसी को चैन से नहीं रहने देता है। तभी यहाँ पर बिसौली से इनके पिता बाके बिहारी शर्मा अपने बेटे प्रमोद को लेकर कुछ और लोगों को अपने साथ लेकर रवाना होते हैं मुरादाबाद में, यानी वहां पर जाने की मेहरा परिवार में। तो वहां पर पहले ही इत्तला कर दिया जाता है कि भाई हम लेकर आ रहे हैं। अब जो मेहरा परिवार था वो पहले से ही तैयारियां करता है। तैयारियां क्या करता है कि यहाँ पर जो प्रमोद उर्फ परमानंद था, वो जहां पर काम करता था, जो उनकी कंपनी या उनकी फैक्ट्री थी, वहां पर एक तो वो मशीन थी जिसे वो खुद ही बना लिया करता था, कभी उस पर पैसे खर्च नहीं होने देता है। तो मेहरा खानदान पहले उस मशीन को बिगाड़ता है, यानी अगर वो हमारे घर का हुआ तो इस मशीन को पहचानेगा और बनाएगा। यहाँ पर दूसरी तरफ सभी कहते हैं कि कोई भी मत बताना किसका क्या नाम है, वो खुद ही पहचानेगा। तीसरी तैयारी क्या करते हैं कि जब प्रमोद आएगा, परमानंद आएगा, तो भाई उसे 2 किलोमीटर दूर से ही रेलवे स्टेशन से ही पैदल ले जाएंगे और उसे पूछेंगे कि उसकी दुकान कहाँ पर है, यानी मोहन ब्रदर्स जो जहां पर बिस्किट और सोडे का काम होता है वो कहाँ पर है, क्या है। ये तैयारी कर लेते हैं और कह देते हैं कि नहीं ये बताना है कि उसकी पत्नी है या नहीं है, बच्चों के बारे में भी कुछ नहीं बताया जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो प्रमोद है वो आ पहुंचता है रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर 2 भाई पहुंचते हैं लेने के लिए, क्योंकि एक तो भाई मर चुका था, 3 भाई थे ये। यहाँ पर जो बड़ा भाई है जिसका नाम मोहन लाल मेहरा है, जिसके 3 बच्चे हैं, वो पहुंचता है। जाते ही यहाँ पर परमानंद अपने अपने मोहनलाल भाई के पैर छूता है, कहता है कि कैसे हो बड़े भाई। भाई एकदम अचानक से खड़ा रह जाता है, क्योंकि किसी को भी जानकारी नहीं थी कि ये मेहरा परिवार का बड़ा बेटा है।
दोस्तों यहाँ पर जब ये बात होती है तो यहाँ पर इस भाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये दोनों गले लिपटकर बहुत जोर जोर से रोते हैं। यहाँ पर प्रमोद कहता है कि भाई बहुत याद आती है तुम्हारी, इस परिवार की मैं जी नहीं पा रहा हूँ। और अपने सर में हाथ मारते हुए कहता है कि इससे बढ़िया तो भगवान मुझे याद ना रहने देता तो अच्छा था। ये बहुत जोर जोर से रोता है, कहता है कि मुझे नहीं जाना उस गांव में, मैं अब यहीं पर रहूंगा। अब एक भाई इतना बड़ा और एक भाई 5 साल का। यहाँ पर प्रमोद अपने आंसू पहुंचता है और जो बड़ा भाई है मोहनलाल मेहरा, वो कहता है कि चलो भाई तुम्हें घर लेकर चलता हूं। अपने भाई के साथ सम्मान से चलता है और तांगे वाले से कहा जाता है कि जहां पर प्रमोद लेकर जाए आज हम वहीं पर जाएंगे। दोस्तों प्रमोद कहता है कि भाई पहले वहां पर जाए ना जहां से बिजनेस शुरू होता है, क्योंकि इसके सर पर तो बिजनेस का भूत सवार था। दोस्तों ये खुद कई गलियों से गुजरता हुआ अपनी उस मोहन ब्रदर्स नाम की जो इसका पूरा बिजनेस था, जहां से जिसके चक्कर में इसको नींद नहीं आ रही थी, वहां पर ले जाकर तांगे को खड़ा कर देता है। अब वहां पर जाते ही ये कहता है कि भाई मुझे पता है मेरी मृत्यु हो गई, लेकिन आपने मेरी गद्दी क्यों बदल दी। वो बड़ा भाई मोहनलाल मेहरा खड़ा हुआ देखता रह जाता है। वो कहता है कि भाई मेरी याद में तो रखते, क्योंकि दोस्तों 1 साल बाद ही इसका जन्म हो जाता है। दरअसल इसकी मृत्यु 1943 में 9 मई को इसकी मृत्यु हुई थी और यहाँ पर इसका जन्म मैं आपको बता दूं 1944 में इसका जन्म होता है अक्टूबर में। तो आप लगा लीजिए इसका बहुत जल्दी जन्म हो जाता है। तो ये कहता है कि भाई मेरी गद्दी क्यों हटाई, मैं इसको अपने सपने में भी देखता हूं, आपने ये सारी चीजें हटा दी। उसके बाद वो मशीन खड़ी रहती है वहां पर। अब यहाँ पर कुछ वर्कर आते हैं, वो कहते हैं कि मालिक ये जो मशीन है ये खराब हो चुकी है, अब तो हमें बनवाने वाले को बुलाना पड़ेगा। 5 साल का प्रमोद कहता है कि क्यों बनवाने वाले को क्यों बुलाना पड़ेगा, अब परमानंद आ चुका है तो इसको मैं बनाऊंगा। और दोस्तों यहाँ पर ये इस मशीन को खोलकर 5 साल की उम्र में बिल्कुल जो की त्यों सही कर देता है। बड़े भाई को एक एक बात सत्य सिद्ध लगती है और कहता है कि ये तो सच में ही मेरा भाई है। तो यहाँ पर 5 साल का प्रमोद कहता है कि क्या आपको अब भी यकीन नहीं है, मैं आपका वही भाई हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, आप मेरी परेशानी नहीं समझोगे। अब यही 5 साल का प्रमोद जो पहली बार मुरादाबाद आता है, अपने घर जाता है। घर जाने के बाद अपनी माँ के पांव छूता है, लोगों को इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, सबरे बच्चों को पहचान लेता है। बड़े भाई के 3 बच्चों को, अपने 3 बच्चों के, बीच वाले भाई के 2 बच्चों को और अपने बीच वाले भाई को, सभी की पत्नियों को। लेकिन वो कहता है कि मेरी पत्नी नजर क्यों नहीं आ रही। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि तेरी पत्नी। कई महिलाओं के बीच में एक सफेद साड़ी पहने हुए एक महिला खड़ी हुई होती है, सभी को चीरते हुए इसके पास जाता है और कहता है, हाथ पकड़कर खींचकर एक कोने में ले जाता है और कहता है, जब तेरा पति जीवित है तो तुमने सफेद साड़ी क्यों पहन रखी है, मैं मरा नहीं हूं। वो कहती है, जी वो तो आप कौन हो, मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तभी यहाँ पर प्रमोद कहता है कि मुझे पता है तू बहुत लड़नी है, मुझे पता है तू बहुत लड़ाई करती है, तेरी वजह से मैं दुकान से घर भी नहीं आता था, लेकिन इसका ये थोड़े ही मतलब है कि तू सफेद साड़ी पहन लेगी। क्या इतनी नाराजगी है मुझसे? और देख मैं दोबारा आया हूं, मुझसे दोबारा लड़ने मत लग जाना, कहीं दोबारा तू मुझसे लड़ने लग जाए और फिर मुझे यहाँ पर आने में तकलीफ हो। उस महिला की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, जी मैं आपसे ऐसे नहीं लड़ती थी कि आप मुझे छोड़कर चले जाएं। दोस्तों वो इतनी जोर जोर से रोती है, तभी उसका एक बेटा जिसका नाम गोवर्धन होता है, वो उससे कहता है कि प्रमोद तुम मेरी माँ से कैसे लहजे में बात कर रहे हो। तभी ये 5 साल का प्रमोद कहता है कि क्या मेहरा खानदान की मान मर्यादा को तुम भूल चुके हो, अपने बाप से कैसे बात करते हैं ये मुझे तुम्हें सिखाना होगा। और अपनी पत्नी में कंधा मारते हुए कहता है कि मेरे जाने के बाद बच्चे संस्कार भूल गए हैं, तुमने इन बच्चों को संस्कार नहीं दिया। पत्नी को थोड़ी दूर और ले जाकर कहती है कि तुम्हें यकीन नहीं है, मैं तुम्हारा ही परमानंद हूं, चिंता मत कर, परमानंद मेहरा हूं मैं। और अब तुम जल्दी से जाओ, मैं यहां पर सभी को बता रहा हूं 5 साल की उम्र में। और कहता है कि एक सुंदर सी खूबसूरत सी साड़ी पहन कर आओ, माथे पर बिंदी लगाओ, सिंदूर लगाओ, तेरा आदमी यहाँ पर खड़ा है, तू ऐसे कैसे। मायूसी फैला रही है सारी में, इस तरह से डांटकर अपनी पत्नी को आदेश देता है। अब वो महिला एक सोच में कि मैं क्या करूं, अभी पति दोबारा आया है तो साड़ी पहनूं या ना पहनूं। इसने अपनी माँ को, अपने पिता को, सभी को पहचान लिया था।
अब टाटा के बारे में थोड़ी सी बात हो जाए। टाटा के बारे में, ये लोग सभी सहयोग से बिजनेस करते थे और एक दूसरे से मिलते थे। ये घटना इतनी 100% सत्य है। दोस्तों यहाँ पर इसने सभी को पहचान लिया था, लेकिन इसके मन में जो सवाल चल रहे थे, अब पहचानने के बाद इनका बड़ा आप भाव स्वागत किया जाता है। गोवर्धन बेटे को पहचान लिया था, इसकी एक बेटी थी जो पढ़ाई कर रही थी, सभी सक्षम थे, मेहरा खानदान था, बड़ा परिवार था। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर ये अब इसकी बारी थी कि भाई अब तुम्हें दोबारा से बदायूं जिले के यहाँ पर जो बिसौली गांव है वहां पर वापस जाना होगा। तो इसका चेहरा उतर जाता है। तभी अपने भाइयों से कहता है कि भाइयों मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं पर रहना है। अब जो महिला विधवा थी वो कहती है कि कैसे ये यहाँ रह सकते हैं, यहाँ पे रहेंगे तो मेरा जीना दूभर हो जाएगा। मैं कैसे स्वीकार करूंगी कि मेरे पति 5 साल के और मेरी इतनी उम्र है, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पर मेहरा परिवार कहता है कि हमें पता है तू हमारा बेटा है। माँ का तो रोना ही अलग था और ये अपनी पत्नी की तरफ बहुत अजीब भरी नजरों से देख रहा था। इसके बाद मेहरा परिवार कहता है कि हम तुम्हें कभी भी नहीं भूलेंगे। दोस्तों इसके बाद ये टाटा कंपनी की और बिरला कंपनी की और यहाँ पर अपनी जितनी भी उसकी फैक्ट्रियां थी या जितनी भी जगह थी, हर जगह अपने भाइयों को ले जाता है, सभी लोगों को संतुष्ट करता है। और यहाँ पर इसकी अलमारी, जैसे इसकी मृत्यु हो जाती है तो अलमारी हटा दी जाती है। तो ये बहुत रोता है, कहता है कि आप लोगों ने कैसे समझ लिया कि मैं वापस नहीं आऊंगा। अब यहाँ पर सभी लोगों ने सारी बातें सुन ली थी। मेहरा परिवार ने वादा कर दिया था, लेकिन एक बात रह गई थी, भाई परमानंद की मृत्यु कैसे हुई थी। परमानंद से पूछा जाता है तो जो इस जन्म में प्रमोद है, क्योंकि परिवार को पता था कैसे मृत्यु हुई थी, और ये अपने गांव में, यानी जो बिसौली गांव है उसमें जिक्र करता था बार्थ टब का, जो कि गांव में बिल्कुल ये जमाना नहीं था, शहरों में ही था। और ये दही के बारे में कहता था। तो ये कहता है अपने भाइयों से कि अब तुम ये सच भी सुनना चाहते हो तो सुन लो। बताओ कि मैं एक रिश्तेदारी में गया था, वहां पर मैंने ज्यादा दही खाई थी, क्योंकि यहाँ पर परमानंद की फेवरेट दही थी। ना तो वो दूध पिया करता था, ना ऐसी वैसी चीज खाया करता था, यानी जैसे बिस्किट कंपनी के हैं तो खुद नहीं सेवन नहीं करता था। उसकी फेवरेट दही होती है, वहां पर वो ज्यादा दही का सेवन करता है। फिर घर आकर वो बीमार हो जाता है। वो बार्थ टब में स्नान किया करता था, नहाया करता था। तो इसी वजह से उसको इस जन्म में बार्थ टब की याद आया करती थी। वो उस दही को खाने के बाद, मतलब वहां से रिश्तेदारी में उसने शायद ज्यादा खा ली या कुछ कैसा भी हुआ, उसके शरीर में परिवर्तन होने लगा। वैद्यों ने बिल्कुल मना कर दिया, जो डॉक्टर थे उस समय के, कि भाई तुम दही मत खाना वरना तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन यहाँ पर प्रमोद बताता है कि परमानंद जब आखिरी समय था, बताओ, अपनी पत्नी से कहता है बताओ, मैंने कहा था ना कि मेरी आखिरी बार दही है, अगर मैंने दही नहीं खाई तो मैं जिंदगी में फिर कभी दही नहीं खा पाऊंगा, पता नहीं अब आऊं कि नहीं आऊं दोबारा। और उसने आखिरी वक्त में जब बंदी थी, मतलब मना थी उसकी दही खाने की, उसने दही खाई और उसके बाद तुरंत ही वो भगवान को प्यारे हो जाते हैं। ये कहता है कि इस तरह से मेरी मृत्यु हुई थी। अब यहाँ पर एक और बात खोलता है, अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हारी बहन की मृत्यु हुई है या नहीं है। अब पूरा परिवार एकदम संग खड़ा रह जाता है, पूरा परिवार संग खड़ा रह जाता है। और वो कहते हैं कि तुम ये बात कैसे जानते हो। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी बहन का, अपनी पत्नी से कहता है, अपने भाइयों से कहता है कि मैंने अपनी साली का हाथ देखा था और मैंने कहा था कि उस समय उसकी मृत्यु होगी, लेकिन उससे पहले मैं चला जाता हूँ। क्या तुम्हारी बहन मरी है या जीवित है। पत्नी जोर जोर से पल्लू को मुंह में दबाकर रोने लगती है। जी आपने जब कहा था वो इस दुनिया से चली गई, यानी ये हाथ की रेखा भी जानता था। अब यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि इसके बारे में भी बताओ कुछ ना कुछ। ये 5 साल का प्रमोद कहता है कि मुझे इस जन्म से भी पहला जन्म याद है, यानी इसको तीसरा जन्म याद था जिस जन्म में ये संत रूपी था। ये कहता है कि मुझे हस्तरेखा ज्ञान था और इसने उसी ज्ञान से अपनी साली का हाथ देखा था, यानी इसको उस जन्म में भी, जिस जन्म में परमानंद था, उस जन्म में भी इसको अपने पिछले जन्म की बातें याद थी और वो भविष्यवाणी इसकी सत्य होती है जो इसने अपनी पत्नी से और अपनी साली से कहा था। अब यहाँ पर घर वालों को सारी बातें बिल्कुल एकदम परफेक्ट लगती हैं और इसको ये परिवार स्वीकारता है। लेकिन दोस्तों जहां का है रहेगा तो वहीं। यहाँ पर मेहरा परिवार ना ही तो इसे कोई प्रॉपर्टी देता है,
ना ही कोई ऐसी चीजें देता है। लेकिन बार बार यहाँ पर जो प्रमोद है वो अपने घर जाता है, अपने परिवार से मिलता है, बार बार वो मुरादाबाद आता है। लेकिन इसकी जो बड़ी बेटी है, सबसे बड़ी बेटी, वो एक बहुत अच्छी अध्यापिका बनती है। बदायूं में आकर वो रहने लगती हैं। बदायूं से यहाँ पर बिसौली नजदीक पड़ता है, तो वो अपने पिता से रोज मिलने आती हैं। जब ये बड़ा होने लगता है तो ये अब भी अपनी बेटी ही समझकर उसे बोला करता। तो इसकी बेटी कहती है कि देखो, अब आप बड़े हो गए हो, आपको 2 जन्मों की बातें समझनी होंगी, और अब आप मुझे बहन कहकर बुलाया कीजिए, बेटी कहकर मत बुलाया कीजिए, क्योंकि मैं आपसे काफी बड़ी हूं। जब इसकी बेटी की तरफ से ये सवाल जवाब आते हैं तो इसका दिल टूट जाता है, क्योंकि ये जवान होने के साथ साथ किसी भी चीज को नहीं भूला था। इसे एक एक बात मेहरा खानदान की याद थी, और वो उसी तरह से लग्जरी लाइफ जीना चाहता था, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। दोस्तों, यहाँ पर परिवार ने भी कहीं ना कहीं एक किनारा कर लिया। धीरे धीरे वक्त निकलता है। अब मैं आपको बताऊं, 1961 में यहाँ पर जो हमारे एक 1956 में सबसे पहले इस केस की यानी स्टडी जिसने की, उनका नाम है बनारस के हिंदू यूनिवर्सिटी के डॉक्टर BL अत्रिया ने इस पूरे केस की सबसे पहले छानबीन की। उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो प्रमोद है वो अपनी इस घटना से ही टूट चुका था। इतना टूट चुका था कि उसके सवालों के जवाब उसे कहीं नहीं मिलते हैं। जब यहाँ पर वो हिंदू यूनिवर्सिटी के डॉक्टर BL अत्रिया से मिलते हैं तो अत्रिया को महसूस होता है, अत्रिया को, कि कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रमोद टूट चुका है और उसे अपनी जिंदगी खुद को ही समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि ना ही तो उसका दिमाग फिर पढ़ाई में चला और उसे हमेशा बिजनेस ही बिजनेस नजर आता है। इस चीज को लेकर डॉक्टर अत्रिया बताते हैं कि वो बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं। जब वो इस केस को पूरी दुनिया के सामने लाते हैं तो ये केस यहाँ पर स्टीवेंसन के भी पास पहुंचता है। 1961 में स्टीवेंसन यहाँ पर खोजबीन रिसर्च करने के लिए आते हैं। शुरुआती मुलाकात में कुछ पता नहीं चलता है। एक तरफ प्रमोद स्टीवेंसन से मिल रहे थे। दूसरी बार 1962 में स्टीवेंसन आते हैं, क्योंकि उन्हें भारत की भाषा नहीं आती है, तो सुभाष मुखर्जी उनकी मदद करते हैं। दूसरी बार, जब तीसरी बार यहाँ पर डॉक्टर स्टीवेंसन आते हैं 1964 में, जब डॉक्टर जमुना दास उनकी मदद करते हैं, और इस बार प्रमोद कहता है कि मुझे आपसे एक सवाल करना है जो हमारे और आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं और उन कमेंटों के भी मुझे जवाब देना कभी कभी भारी पड़ जाता है। यहाँ पर इस प्रमोद ने कहा कि साहब, आप इतने लोगों का, यहाँ पर आप लोगों ने इतने लोगों का जन्म देखा है, पुनर्जन्म, बीता हुआ जन्म, आने वाला कल। मुझे एक बात बताइए, जो बीते जन्म की बातें याद हैं, इनसे क्या कभी किसी को कोई फायदा हुआ? स्टीवेंसन एकदम चुप बैठ जाते हैं। क्या जवाब दूं? इसके बाद स्टीवेंसन कहते हैं कि नहीं, इन चीजों को उखेड़ने से कोई भी फायदा नहीं हुआ। प्रमोद की आंखें भर आती हैं और भगवान की तरफ देखते हुए कहता है कि प्रभु, इससे अच्छा तो तुम मुझे इन बातों को याद ही ना दिलाते। मैं कम से कम इस जीवन में अपने जीवन को स्थिर और एकदम सही तरीके से तो चलाता। इस तरह की जब वो बातें करता है तो स्टीवेंसन की भी आंखें भर आती हैं, क्योंकि एक जीव आत्मा 2 जन्मों में उलझ कर रह गई। तभी यहाँ पर प्रमोद एक लंबी सांस लेता और कहता है स्टीवेंसन से, चलो, इस चीज से एक बात के बारे में तो पता चला, एक बात तो महसूस हुई। तभी स्टीवेंसन कहते हैं कि क्या बात? वो कहते हैं कि ये तो पता चला कि मैं दही हर जन्म में खा सकता हूँ, और एक आत्मा अजर और अमर है, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, और जो ग्रंथों में लिखा हुआ है वो सही है। इस बात की तो मुझे दिलासा है। मैं मरूंगा तो जरूर कुछ ना कुछ तो अगले जन्म में भी बनूंगा, लेकिन मेरा कोई कर्म ही खराब हुआ है जो मैं एक संत से एक बिजनेसमैन के रूप में आया, और बिजनेसमैन से एक गरीब से, यानी मैं सीढ़ियां चढ़ नहीं रहा हूं, उतर रहा हूं। प्रमोद को इतना अनुभव होता है। और दोस्तों, प्रमोद उसी दिन से अपने जीवन को बदलने में और परिवार से दूरी बना लेता है और अपने जीवन को सहज और सरल बनाता है और भगवान की भक्ति में अपने वक्त को बिताता है। ये वो सच्ची घटना है जो लाखों लोगों को झंझोर कर रखती है, सोचने पर मजबूर कर देती है। जो कहते हैं ना, मेरे चैनल पर आकर कहते हैं भैया ऐसा कुछ भी नहीं होता। अरे मेरे भाई, छोड़ दो इन ख्यालों को। तुम जिस जीव को, जिसके साथ जो कर रहे हो ना, एक दिन तुम वहीं पर खड़े रहोगे और ये सर्कल, ये चैन कभी भी नहीं टूटेगी। उलझ जाओगे इसी मृत्युलोक पर कभी। तभी तो इसको माया जाल कहते हैं, माया लोक कहा जाता है इसे। माया सबसे प्रबल, माया इसी को कहते हैं। देखो, लोग कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं भाई देखो, पैसा तो जिंदगी को चलाने के लिए जरूरी है, लेकिन ईमानदारी का इतना जितनी हमें जरूरत है।
तो कैसे लगी आप लोगों को स्टोरी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। और सच्ची घटना है दोस्तों, इसके बारे में जो भी आपकी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर जाना। बड़ी मेहनत से आप लोगों के सामने घटना पेश की है और टाटा जैसे बिजनेसमैन को भी वो जानते हैं, उसके बारे में भी उन्होंने अपनी राय रखी। तो जैसी भी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी है, आज नाम नहीं लेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय